नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर में, जहाँ पर मैं वेदांत मंसूरी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इसी तरीके से पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो चलो, हमारे लास्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी में हमने वर्क को खत्म करा था। इस लेक्चर में हम पावर और एनर्जी को खत्म करेंगे। पहले हम एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम पावर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे तो एनर्जी बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो एनर्जी हमें पढ़ना है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास दो चीजें आएगी। क्या? एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं बेसिक एनर्जी की बात करूं, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि एनर्जी क्या होती है? भाई अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि एनर्जी क्या है? तो कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर मैं एनर्जी की यूनिट की बात करूं तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल ही होती है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो 100% कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें लॉस होगी। ठीक है, इतना याद रखना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमेशा कैसी रहती है? कन्वर्टिबल रहती है। कैसी रहती है? कन्वर्टिबल। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी काइनेटिक से पोटेंशियल में बदलती रहेगी, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहेगी। यानी क्या कि टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। कैसी रहेगी? टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। क्लियर है मेरी बात? वो एनर्जी के बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए। क्या कि सर एनर्जी क्या होती है? सर एक तरीके से वर्क और एनर्जी कन्वर्टिबल होते हैं। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। क्लियर है? हम हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। किससे शुरुआत करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? तो काइनेटिक एनर्जी की अगर डेफिनेशन की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा से एक बात बताओ सारे, तुम लोग अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो पहले जो लोग कह रहे थे कि सर फ्री कंटेंट मत दो, अब वो भी फ्री कंटेंट देने लग गए। देखा पैरामाउंट का असर, कि पहले तो कोई फ्री कंटेंट नहीं दे रहा था, लेकिन अब 3, 5, 10 कुछ कुछ बच्चों को फ्री कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हमारे लिए। भाई अगर एक बच्चा भी फ्री में पढ़ के सिलेक्ट हो रहा तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। हमारे लिए तो खुशी की बात है। क्लियर है? बस ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। आई एम वेरी वेरी एंड्स एंड हैप्पी फॉर यू। ठीक है, चलो। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ पार्टिकल। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी। अगर हम डायरेक्टली बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, यार जैकेट दुख दे रहा है, जैकेट उतार देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। क्लियर है? v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, अब याद रखना कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कितनी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हमें सिर्फ एनर्जी के मैग्नीट्यूड से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, तो m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू mv स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरी बात सुन, p बराबर क्या होता है? mv। p बराबर क्या होता है? mv। तो क्या मैं v को p बाय m लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv स्क्वायर में v को उठा के ये रख दूं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, v की जगह रखा मैंने p बाय m का होल स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू m p स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। एक m से एक m मर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या निकल जाता है? p स्क्वायर अपॉन में 2m। एक फॉर्मूला ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल जाता है बेटा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल गया हमारे पास? p स्क्वायर अपॉन में 2m। क्लियर है? बिल्कुल आसान। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और बदलूं तो p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो p हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूला आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? क्या पहली चीज काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक है, ये हम बेसिक पता है, 9 10 हम पढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, पी क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² पी स्क्वायर अपॉन में 2m। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तीन फॉर्मूला हमने पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv², क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम का पढ़ा था, p बराबर mv, वहां से हमने v की वैल्यू निकाली p/m और हमने उसको काइनेटिक एनर्जी में रखा तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? ये बात हमें पता होना चाहिए, ये बात हमें पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलो अब एक बात बताओ, अगर मुझे ग्राफ बनाना, मैं बोल रहा हूँ कि इधर मोमेंटम है और इधर काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ke, या ke का स्क्वायर, ऐसे देखो, या ke का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लिख सकता हूं। तो अगर तुमसे कभी भी वो पेपर में क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ ले, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ ले, तो याद रखना ये ऐसा बनेगा। क्लियर है? सर ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या, देख इस लाइन पर मोमेंटम है तो इधर माइनस और मोमेंटम चलेगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ये नीचे नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नीचे नेगेटिव होता तो काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव होती, और काइनेटिक एनर्जी आपको नेगेटिव कभी नहीं मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में अगर ग्राफ पूछ ले तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा टच होता हुआ चलेगा ओरिजिन, ठीक है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो रही है, मोमेंटम। क्लियर है? ये याद रखना, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये p बराबर v आएगा और यहाँ पर यहाँ पर v² आएगा। क्लियर है? तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है? चलो अब अगला सवाल आता है, उसने पूछा कि अगर किसी सिस्टम की बात हो रही है, अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगा। ठीक है, डायरेक्ट सवाल, क्या तुम्हें दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, कि अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है तो क्या मोमेंटम भी होगा, क्या है जरूरी है, हमेशा क्या जरूरी है? याद रखना, आंसर अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं, समझाता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम हो भी सकता है और मोमेंटम नहीं भी हो। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? अगर मान लो कि अपने पास m मास का एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, फिर एक दीवार से आगे टकरा कर वापिस आ गया। क्लियर है? तो इसका डेल्टा ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे केस है जिसमें अगर काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम भी होगा, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पर काइनेटिक एनर्जी है लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर सवाल तुमसे बोल रहा है कि अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी हो तो क्या मोमेंटम भी होगी, तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इसका कन्वर्स पूछ ले, क्या कि अगर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले तुम्हें ये चीज नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ क्या, कि अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल हो भी सकता, सॉरी मोमेंटम हो भी सकता और नहीं भी हो, लेकिन अगर यहाँ पर किसी सिस्टम के पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, 100% होगी। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। क्योंकि अगर मान लो कि मोमेंटम ही नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी आप कहां से लाओगे, अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहां से लाओगे। क्लियर है मेरी बात? चलो अब अपन चलते आगे सवाल की तरफ। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ठीक है, कि अभी हमने काइनेटिक एनर्जी में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक होता है हाफ mv², इससे हमें ना के बराबर काम पड़ेगा। एक होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m, और एक होता है मोमेंटम बराबर √2mke। अब देख यहां से जो सवाल बनता है ना, वो बनता है परसेंटेज चेंज का। किसका बनता है? चेंज का बनता है, परसेंटेज चेंज का। देख इतना याद रखना जीवन में, पूरी फिजिक्स में, कि अगर वो तुझसे परसेंटेज चेंज का सवाल पूछ रहा है, अगर वो तुझसे परसेंटेज चेंज का सवाल पूछ रहा है तो तुझे क्या करना है, याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100%। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सवाल करेंगे मैं चीजें समझ में आएगी, लेकिन चेंज का फॉर्मूला याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्लियर है? अगर परसेंटेज बोलते तो परसेंटेज चेंज का क्या हो जाएगा, इंटू में 100% लग जाएगा। परसेंटेज चेंज ना बोले तो ये अपना काम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देख ये तो 2 फॉर्मूले सर है, तो दोनों फॉर्मूले एक ही,
लेकिन हमने क्या करा, एक बार काइनेटिक एनर्जी को बाहर रखा और एक बार मोमेंटम को बाहर रखा। अब ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब वो काइनेटिक एनर्जी को बदले और मोमेंटम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, जब मोमेंटम को बदले और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? जैसे मान लो सवाल आया, मान लो कि एक सवाल आया क्या कि इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल is increased by 100%, find change in काइनेटिक एनर्जी। इसमें बोला फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस सवाल को अच्छे समझेंगे तो हमें एक बार में सवाल समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी। देख, उसने बोला कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम हम 100% बढ़ा दे, ना मास बढ़ा दे ना वेलोसिटी बढ़ा दे, मोमेंटम बढ़ा दे, दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इनिशियल मोमेंटम को क्या मान लो 100, इनिशियल मोमेंटम को क्या मान लो 100%। 100% वो इनिशियल में था, जो भी था उसका 100%, मतलब अपन 100% मान के चल रहे तो 100% वो इनिशियल में था, और उसने इसको 100% और बढ़ा दिया, उसने इसको 100% और बढ़ा दिया। क्लियर है मेरी बात? तो ये कितने परसेंट बढ़ गया? 200% हो गया। यानी पहले मोमेंटम 100% था, उसने इसको 100% और इंक्रीज कर दिया, यानी डबल कर दिया, तो हमने 200% लिख दिया। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को इनिशियल माना और मैं इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल मान लो। अब मैं नहीं पता इनिशियल कितनी थी फाइनल कितनी थी, लेकिन इनिशियल भी 100% होगी, इनिशियल भी क्या होगी 100% होगी। ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं, मोमेंटम चेंज करा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर मोमेंटम दिया उसने कि पहले 100 था फिर 200 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? क्योंकि जो चीज चेंज हो रही है वो फॉर्मूले के अंदर होना चाहिए और बाहर वाली चीज हमें निकालना है। तो इनिशियल क्या हो जाएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखना चाहूं तो क्या आएगा, पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में 2m, फाइनल लिखना चाहूं तो पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन में 2m। क्लियर है? परसेंटेज चेंज का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या था सर, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। हाँ सर क्लियर है। फाइनल कितना है अपना, देख पी फाइनल यानी पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन में 2m माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में 2m और अपॉन में पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू 100%। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब देख, ठीक है, अब देख मास तो हमेशा कांस्टेंट है, तो 2m और 2m मर जाएगा कॉमन लेके, यानी क्या बच गया, p फाइनल का स्क्वायर माइनस p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन p इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100%। ठीक है, p फाइनल यहां से उठा के रख लो तो p फाइनल कितना अपना, यानी 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन में p इनिशियल 100 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब मारना स्टार्ट करो। सर कैसे मारेंगे? देख मैं तुझे बताता हूँ यहाँ के बाद कैलकुलेशन में कैसे करना, आसान है, घबराना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बता दूं तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो देख एक स्क्वायर से तो सबसे पहले 100 मर जाएगा, हाँ सर मर जाएगा। 200 का अगर तू स्क्वायर करेगा, एक बात बता, 00 00 और 00 मर जाएगा, हाँ सर मर जाएगा, तीनों स्क्वायर के अंदर है, 00 00 00 मर जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में इनिशियल 1 इंटू 100 मर गया था, तो आंसर कितना आया अपना 3। आंसर कितना आया अपना 3, और 1 0 चलेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया है 300%। कितना आंसर आ गया अपना 300%। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्टली भी करके बता देता हूँ, एक बार घबराना नहीं है। देख 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100। क्लियर? एक बार स्क्वायर से ये मार रहा हूं मैं, तो देख यहाँ पर 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 00 00 माइनस 100 का कितना हो जाएगा 00 00 अपॉन में क्या चल रहा है 1 00, बस इतना चल रहा है। ये जब मरेगा तो आंसर क्या आएगा 3 00 00 अपॉन में 1 00 00 से 00 मर गया, आंसर क्या आएगा 300%। क्लियर है? आंसर क्या आएगा 300%। अब मैं तुझे डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये रख दिया मैंने पेन, ये रख दिया मैंने पेन। क्लियर है? ये तरीका तो आ गया। अब उस सवाल ने बताया कि हमने मोमेंटम को 200% बढ़ा दिया, हमने मोमेंटम को 200%, सेम सवाल सेम इसी तरीके से, बस मैंने 100 बोला था, अब सवाल बोला कि 200% बढ़ा दिया। सबसे पहले क्या करना है, 200% बढ़ाया तो इतना दिमाग में ले लो कि सर इनिशियल 100 था
वो 200 बढ़ाया तो 300 हो गया, कितना हो गया 300 हो गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। 3 का स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर? 3 का, जो आगे है उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 900। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में से 1 घटा दो 8, 800% काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर वो ऐसा बोल दे, करना है क्या, जितना बड़ा रहा उसमें 1 जोड़ो। कितना बढ़ा रहा हो? 200% बढ़ा रहा तो 1 जोड़ो, तो कितना हो गया 300। 300 में से आगे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? 3। 3 का स्क्वायर करो 9, तो 9 में से 1 घटा दो 8, 800% बढ़ेगी। सवाल आया क्या कि सर 100% के बजाय हमने मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया 400%। कितना इंक्रीज कर दिया? 400%। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? तो क्या करना है? 400, तो 400 में 100 और जोड़ो, कितना आ गया? 500। 500 में आगे क्या आ रहा है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में से 1 घटा दो तो कितना आया? 24। तो कितने परसेंट बढ़ गए? 2400% बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 2400% बढ़ जाएगी। जो आंसर आ रहा है उसमें डबल जीरो लगा दो, जो भी आंसर आ रहा है उसमें डबल जीरो लगा दो। क्लियर है? क्या देख कर कुछ भी नहीं रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं सर, अगर मैं इसी तरीके से करूं तो फाइनल 200 थी, 200 का स्क्वायर करूंगा तो ये सारे डबल जीरो तो मरेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4, और उसमें से 1 घटा दूंगा हमेशा। तो क्या करना है? जितना परसेंटेज बढ़ा रहा है उसमें 1 बढ़ाओ, उसका स्क्वायर करो और 1 घटा दो। 1 बढ़ाओ, उसका स्क्वायर करो और 1 घटा दो। अगर वो 100% बढ़ा रहा था तो 100 इनिशियल थी, फाइनल कितनी हो गई? 200 हो गई। 2 का स्क्वायर करा 4, 1 घटाया 3, 300% हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार पीछे करके सुन लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर उसने 200% बढ़ाया तो 200 उसने बढ़ाया, इनिशियल 100 था, टोटल 300 हो गया। 3 का स्क्वायर करेगा तो आंसर 9 आएगा, 9 में से 1 घटा तो 800 हो जाएगा। क्लियर है? ये वाले सवाल क्लियर होना चाहिए। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा। क्लियर है? अब इसका क्या पढ़ेंगे हम? उल्टा पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात? उसने बोला कि अगर सवाल, अगर काइनेटिक एनर्जी को मान ले कि 44% बढ़ा दे, 44% इंक्रीज कर दे, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है और मोमेंटम पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है और मोमेंटम पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो बाहर होना चाहिए। तो क्या P बराबर √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा। क्लियर है? P बराबर √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब देख काइनेटिक एनर्जी उसने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? 100%। सर आपने 100 कहा था तो हम 100% ले रहे हैं। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमेशा 100% ही लेना, फाइनल क्या हो जाएगी? 100 इनिशियल थी और 44 बढ़ा दी, यानी 144%। 144% आंसर 20 आएगा, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, अब देख अगर मैं इनिशियल लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? इनिशियल लिखना चाहूं, या टी इनिशियल लिखना चाहूं तो √2m और काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा। हाँ या ना? ठीक है, इनिशियल जो भी थी। और P फाइनल लिखना चाहूं तो √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है मेरी बात? हम चेंज निकाल लेते डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा कि P फाइनल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन, नहीं उसने ये तो पूछा हमसे, ये पूछा उसने हमसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी रख के उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो P फाइनल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन P इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, P फाइनल कितना अपना √2m, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 144। इनिशियल कितनी हो जाएगी? √2m इनिशियल कितनी, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा। 100 अपॉन में इनिशियल कितनी थी? √2m इंटू 100 इंटू 100%। हाँ या ना? देख सबसे पहली बात 2m और 2m मर जाएगा। क्लियर है? क्या बचा अपना आंसर? √144 माइनस √100 अपॉन में क्या बचा अपना आंसर? √144 माइनस √100 अपॉन में √100 इंटू 100। क्लियर है? √144 कितना हो जाएगा? अगर इसको यहाँ सॉल्व करूँ, √144 12 माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू 100। ठीक है, एक से मर जाएगा, 12 माइनस 10 2 आया और 20 हो जाएगा, तो 20%। क्लियर है? 12 माइनस 2 2, 12 माइनस 10 2, 2 इंटू 10 20%। अब सर इसकी क्या ट्रिक है? करा कुछ नहीं, दे अगर तू ऐसे सॉल्व करना चाह रहा है, जो बढ़ा रहा उसको फॉर्मूले के अंदर रखना। पहले मोमेंटम बढ़ाया था तुमने, काइनेटिक एनर्जी बराबर P² लगाया था। अब मोमेंटम उसने पूछा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो हमने काइनेटिक एनर्जी बराबर √2m के ही रख दिया। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब देख हमने क्या करा, इनिशियल लिखे √2m के ही इनिशियल और √2m के ही फाइनल। ठीक है, इनिशियल 100 थी, फाइनल हमारी 144 थी। P फाइनल रखा तो हमने 2m √144 रख दिया।
माइनस अंडर रूट 2m 100 रख दिया, इनिशियल वापस माइनस अंडर रूट 2m 100 रख दिया, इनटू 100% कर दिया, परसेंटेज चेंज पूछा है। क्लियर है? 2m कॉमन आके मर जाएगा, 144 का 20, 100 का 10, 144 का 12, 100 का 10 और अपॉन में 10 इंटू 100 सॉल्व करा, 20% आ गया। अब क्या करना है देख, अगर वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है तो इनिशियल हमेशा 100 मानना है। इनिशियल क्या मानना है? 100 मानना। ऐसे ही सवाल सॉल्व होगा, वो इनिशियल 100 मानना है, 100 में उसने 44% बढ़ाया तो कितना आंसर आ गया? 144। 144 का रूट निकाल लो डायरेक्ट, 144 का निकाल लो, रूट निकाल लो, और हमेशा ऐसे ही मिलेगा, 44 मिलेगा। देख, या तो तुझे सवाल में, मैं अभी इसके बाद पूरी टेबल बनवा दूंगा, या तो तुझे सवाल में 44 मिलेगा, 69 मिल सकता है, ठीक है, और उसके बाद 96 मिल सकता है, यानी ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर दे रही है, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो अंडर रूट में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर दे रही है। क्लियर है मेरी बात? अब देख, यहां पर उसने बोला कि अंडर रूट 44% हमने बढ़ाया, टोटल 44 बढ़ाया, तो 100 इनिशियल थी और फाइनल कितनी हो गई? 144। 144 का अंडर रूट निकालो, कितना आया? 12। 12 में से 10 को घटा दो, कितना बचा? 2, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 घटा दो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 में से 10 घटाया तो आंसर कितना आया? 2, और 10 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया? 20। तो 20% बढ़ेगी। याद रखना, पिछले वाले में हम 100 बढ़ा रहे थे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 100 चलता है। क्या चलता है? अंडर रूट 100 चलता है, ठीक है। अब जैसे मान लो सवाल आ गया यहीं पर, क्या कि मान लो हमने काइनेटिक एनर्जी को 125% बढ़ा दिया। कितने परसेंट बढ़ा दिया? 125% बढ़ा दिया। क्लियर है? तो इनिशियल कितनी थी वो? 100, फाइनल कितनी हो गई? 100 और 125 कितनी हो गई? 225। अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होगा? अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होगा? अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होगा? 15 का स्क्वायर होगा। तो 15 में से आप 10 घटा दो तो 5 बचा, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 50% हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा, 50% हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देख, मैं तुझे डायरेक्ट डुओ याद करवा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। क्या देख, यहां मैं लिख रहा हूं मोमेंटम और यहां मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, और एक एरो बना रहा हूं ऐसे, इनकन्वर्टिबल। अगर मोमेंटम को, क्या बोल रहा हूं मैं, देख यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मोमेंटम को 10% बढ़ाया, सॉरी, मोमेंटम को अगर 20% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? 44%। मोमेंटम को अगर 30% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 69%। मोमेंटम को अगर 40% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 196। ठीक है। मोमेंटम को अगर 50% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 225। ये दोनों इनकन्वर्टिबल है। कैसे? कन्वर्टिबल है मतलब, यानी अगर आप मोमेंटम को 20% बढ़ाओगे, अगर आप मोमेंटम को 20% बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ेगी। अगर आप मोमेंटम को 30% बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 69% बढ़ेगी। मोमेंटम को 40 बढ़ाओगे तो 196 बनेगी। मोमेंटम को 50 बढ़ाओगे तो 225 बनेगी। क्लियर है मेरी बात? ये 4 डुओ याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं? 99% सवाल इन 4 डुओ से आएगा। कहां से आएगा? इन 4 डुओ से आएगा। क्लियर है मेरी बात? 99% सवाल इन्हीं 4 डुओ से तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, IMU CET 2026। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट भी है, आएगा पेपर में ये सवाल, यहां से पेपर में आएगा। यही बोल रहा हूं यूट्यूब पे, यहां से पेपर में सवाल आएगा। क्लियर है? इस एनर्जी कन्वर्जन से सवाल 100% आएगा। अगर यहां से आया 20, 44, कुछ नहीं करना है, 2 है, 2 में 2 उठाओ और 10 जोड़ दो, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का वो कितना हो जाएगा? 144, तो 44 उठा लेना। ठीक है। 69, 169, 100 जोड़ दो तो 169 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 13। 13 का हमने 10 हटाया तो 3, और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30%। क्लियर है? ये टोटल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? और हम इस सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पर तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। भाई अच्छा, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ध्यान रखना, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई सी भी। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, डेफिनेशन क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की? एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे? विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर है मेरी बात? विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब अगर हमारे सिलेबस में तो कितनी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो हमारे एनर्जी सिलेबस में, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर मेरी बात? ये कब लगेगा? स्ट्रेचिंग ऑफ मटेरियल्स में। ये कहाँ लगेगा? स्ट्रेचिंग ऑफ, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो या उसको छोड़ रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग लिख लेना ब्रैकेट में। कौन सा केस? स्प्रिंग वाला केस हमारे सिलेबस में हमें यहाँ से पढ़ना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग वाला केस स्ट्रेचिंग पढ़ना है। और ये कब? जब धरती माता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धरती माता की बात हो रही है, तो हमें ये वाली चीज पढ़ना पड़ती है। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ से पढ़ना पड़ती है। क्लियर है आप सभी को ये चीजें? ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है? हमें पता है कि वर्क और एनर्जी दोनों कन्वर्टेबल होती है। ठीक है, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करी है। क्लियर है? मैं बता रहा हूं W बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क। अब सवाल पूछा जाता है कि यह माइनस क्यों आता है? माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि आप धरती माता के विरुद्ध काम कर रहे हो, धरती माता के विरुद्ध काम कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? अब देख, एक केस पढ़ते हैं जनरली। मान ले कि हमारी धरती माता है, ठीक है, h हाइट की हमारे पास बिल्डिंग है, m मास का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं A और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B। एक पॉइंट को मैंने नाम दिया A और एक पॉइंट को मैंने नाम दिया B। क्लियर है? यहां से अगर मैं यहां पर वर्क निकालू, हमारे पास वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इसको नीचे कितना लगेगा? mg। नीचे कितना लगेगा? mg। क्लियर है? mg। लेकिन क्या ये धरती माता के ऊपर चला? नहीं चला, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो इनिशियली में इसका वर्क कितना हो गया? 0। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं करी है, ठीक है, सिर्फ वर्क निकाला। अगर मैं बी पोजीशन पर बात करूं वर्क की, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस एच। क्लियर मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस एच। ठीक है सर। अब देख, अगर मैं यहाँ पर वर्क की बात करूं तो यहाँ पर पोटेंशियल माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस mgh बराबर u इनिशियल, माइनस बाहर लिखा मैंने, u फाइनल माइनस u इनिशियल। जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस mgh हमारा क्या हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u इनिशियल माइनस u फाइनल। क्लियर है मेरी बात? u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब अगर यहां पर मैं इसी रिलेशन को आगे चलाऊं तो माइनस mgh बराबर, इनिशियली में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी। कितनी थी? 0 थी। और u फाइनल हमें निकालना है तो हमने u फाइनल निकाल दिया, माइनस से माइनस मर जाएगा, तो u फाइनल हमारे पास क्या हो गया? mgh। यहीं से रिलेशन आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है। हमें बचपन से 8-9 क्लास से पढ़ाया जाता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। क्लियर है? पर वो mgh आया कहां से? घर से लाए क्या अपन? नहीं बेटा, घर से नहीं लाए। हमने क्या करा? W बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू से निकाला, हमने इस पूरे डेरिवेशन को करा, वहां से हमें पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ही हमारा वर्क डन होता है। क्लियर है? तो W बराबर mgh और U फाइनल बराबर mgh। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्ट हमारा पेपर कॉम्पिटिशन है, एमसीक्यू सॉल्व आएगा, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूलेज याद रखना है। क्लियर मेरी बात? हमें डायरेक्टली फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करी जाए, तो ये वहां पर लगेगी जहां पर डिस्प्लेसमेंट, या मैं कह सकता हूं पोजीशन चेंज हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में वो स्प्रिंग का केस आता है। किसका केस आता है? स्प्रिंग का। अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो स्प्रिंग से आएगा। किससे आएगा? स्प्रिंग से आएगा। क्लियर है? देख, यहां पर अगर मैं F पर, जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, क्लियर है,
ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, हमने पढ़ा था एनएलएम में एफ बराबर के एक्स होता है, ठीक है, और ये मान लो एक्स है, तो यहां से अगर एफ निकालना चाहूं तो माइनस ऑफ के एक्स होगा, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स है, माइनस क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स है। सर रीस्टोरिंग फोर्स एक बार और समझा दो, देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, अगर मान लो कि आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आना चाहिए, कहां आना चाहिए, ओरिजिनल जगह पर आना चाहिए, क्लियर है मेरी बात। और अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो बाहर, जैसे मान लो यहाँ एक स्प्रिंग है, मैं उसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ की तरफ जाना चाहिए, या मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं तब भी वो अपनी नॉर्मल लेंथ की तरफ जाना चाहिए, क्लियर है मेरी बात। तो ऐसा फोर्स जो बार बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रीस्टोर हो रहा, उस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ये आगे जाके फिर से काम आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर में, ठीक है, जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें काम आएगी, क्लियर है। अब देख, अगर फोर्स वेरिएबल हो, अगर फोर्स वेरिएबल हो, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ होता है, हाँ या ना, एफ इंटू डी एक्स, क्लियर है। वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डी एक्स होता है, क्लियर है। यहां से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं स्प्रिंग का, स्प्रिंग का वर्क डन निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, सामने एक फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू बराबर क्या, माइनस ऑफ डेल्टा यू, या डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। जब स्प्रिंग इसके ओरिजिनल लेंथ पर रखी हुई थी, जब स्प्रिंग इसको ओरिजिनल लेंथ पर रखी थी तब इसने कोई काम नहीं करा, यानी W इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो, वहीं से U इनिशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। अभी तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको करूं तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू एक्स, माइनस को मैं हटा रहा हूं, माइनस ये बता रहा है कि वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है, कि तो K बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, W बराबर K इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर, वर्क डन क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वर्क पर एनर्जी में से अगर वो एनर्जी से पूछेगा तो या तो जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्या, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वाला केस, वहां से पूछा जा सकता है या फिर यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो अगर स्प्रिंग के वर्क की बात करें तो याद रखना 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। वापस से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, कि अगर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U बराबर mgh और W बराबर भी हमारा mgh हो जाता है, क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, यानी अगर स्प्रिंग के केस की बात करेगा तो W बराबर हमारा 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर मेरी बात। यहीं से अगर मैं तुम्हें एक सवाल करूं, तो मान लो ये सवाल भी एग्जामों में पूछा गया है, क्लियर है क्या, कि देख मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन इन stretching a spring for 2 centimeter is 10 joule. Find the work done in stretching 2 centimeter more. सवाल को अच्छे से समझे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। उसने बोला कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, ये बना लिया हमने स्प्रिंग, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ठीक है। आपने जब उसको 2 सेंटीमीटर खींचा तो आपने कितना वर्क करा, 10 जूल का, कितना वर्क करा, 10 जूल का, क्लियर। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं तुम्हें, ऑप्शन 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल और 40 जूल पूछा गया सवाल है, ठीक है। उसने बोला कि अगर आप 2 सेंटीमीटर खींच रहे हो तो आपको 10 जूल का काम करना है, अगर आप 2 सेंटीमीटर और खींचोगे, उसने बोला मोर, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, क्लियर है। देख अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं इसको तो W बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। हमें नहीं पता कि इस स्प्रिंग का K क्या है, तो हम K मान लेते हैं। अगर सवाल ने कुछ चीज नहीं दी है तो इतना मान के चलो कि उस चीज की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, क्लियर है। 10 बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। अब देख पहले इनिशियल केस के लिए x कितना है, 2, क्लियर है। फाइनल केस के लिए x कितना है हमारे पास, 4, फाइनल केस के लिए हमारे पास x कितना है, 4, क्लियर है, हाँ सर क्लियर। हाफ के एक्स स्क्वायर को अगर मैं x को यहां पर 2 पुट कर दूं तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। यानी हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं, 10 मान रहा हूं।
उसने बोला कि इसको डबल करना है, यानी अब इसको x से ले जाके 2x तक खींचना है। कहां तक खींचना है? 2x तक खींचना है। दुगना ही बोला है उसने, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मोर बोला, तो मैं उसको डायरेक्टली यहां पर रख दूंगा। तो w बराबर 1/2 k, x की जगह में रख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा? w बराबर 1/2 k 4x स्क्वायर। 4 को मैं एक बार बाहर कर रहा हूं थोड़ा सा, तो 4 इंटू 1/2 k x स्क्वायर, और हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है 10 होती है, तो W बराबर कितना आ गया? 4 इंटू 10, और हमारा आंसर हो गया 40 जूल। हमारा आंसर कितना हो गया? 40 जूल। अगर आप सभी को लग रहा है कि आपका आंसर 40 जूल है तो आप गलत हो। आप क्या हो बेटा? गलत हो। 90% बच्चा यहाँ पर गलती करके ऑप्शन क्या लगा देगा? 40 जूल, और वो गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। क्लियर है? क्यों? आप सवाल को वापिस से पढ़ो, उसने पूछा क्या था? फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग 2 सेंटीमीटर मोर। उसने बोला कि हमें यहां तक के काम से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद अगर आप 2 सेंटीमीटर और खींचोगे तो कितनी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो देख, यहां तक खींचने में आपको 10 जूल लगा था, यानी आप अगर ओरिजिनल लेंथ से x तक खींचोगे तो 10 लग रहा है, और 2x तक खींचोगे तो 40 लग रहा है। तो हमें x से 2x में ले जाने में कितना लग रहा है? x तक ले जाने में 10 लग रहा था, यहां तक ले जाने में 40 लग रहा था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 माइनस 10 यानी कि 30 जूल। क्या आंसर हो जाएगा? 30 जूल। क्लियर है? अगर मैं डायरेक्ट बिना पेन उठाए तुझे सॉल्व करना बताऊं तो तुझे कुछ नहीं करना है, जो x दे रखा उसको nx के टर्म्स में लिखो। किसके टर्म्स में लिखो? nx के टर्म्स में। nx मतलब क्या? यहां पर उसने बोला था कि 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी खींचा, 2 सेंटीमीटर और खींचने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर हमारी x की वैल्यू 2 थी, दुगना कर दिया उसने, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। nx यानी कितने टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम बढ़ा। 2 का स्क्वायर कर, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4। उसमें से हमेशा 1 घटा दो, हमेशा क्या करो बेटा? 1 घटा दो, 3, और जितना शुरुआत में वर्क लग रहा था 10, 3 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आसान सवाल है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर डाउट वाउट कुछ भी है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, यहां से स्प्रिंग से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, स्प्रिंग से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर मेरी बात? यहां पर अगर तुम्हें ये चीजें क्लियर है तो यहां तक हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारे पास एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देख, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या? कि वर्क और एनर्जी आपस में एक दूसरे से कन्वर्टिबल रहती है। आप वर्क कर रहे हो तो यानी आपने कुछ ना कुछ एनर्जी ली है, और अगर आप एनर्जी को लॉस करो मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क करा है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर इसका मतलब क्या? कि W बराबर डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, W बराबर डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्ट याद रखना, हमें डायरेक्ट, बहुत सारे सवाल इससे डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, बहुत सारे सवाल डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। क्या? अगर मैं डेल्टा में सॉल्व करूं, डेल्टा का मतलब अपना चेंज होता है, तो 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m ऑफ v इनिशियल का स्क्वायर। ये थ्योरम तभी लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये हमारा कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, क्योंकि वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहां से अगर मैं 1/2 और m को कॉमन ले लूं तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। हमें पता है v फाइनल को हम v लिखते और v इनिशियल को हम u लिखते, तो w बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? w बराबर 1/half m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर इसका सवाल देख, इसका सवाल बड़ा आसान था, उसने क्या बोला? ऑब्जेक्ट is moving with 5 meter per second and changes its velocity to 10 meter per second in 5 seconds. Find work done. अब देख, अगर तू इस सवाल को गौर से देखे, अगर तू इस सवाल को गौर से देखे तो तुझे क्या करना है? यहां से अगर मैंने बोला तो वर्क निकल। अब तुझे वर्क का एक फॉर्मूला पता है क्या? W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब सबसे पहले तुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर V बराबर U प्लस AT लगाना पड़ेगा।
वहां से ए निकालना पड़ेगा, फिर न्यूटन की एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां रख के तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि अगर उसने उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करिए 5 सेकंड में, तो इस डिस्टेंस में वो कितना चला, ठीक है, वो हो गया। फिर तुझे F बराबर एम ए लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एम दिया ही नहीं है, तो वहां से आके सवाल अटक जाएगा और तू सोचेगा कि यार ये सवाल में गड़बड़ी है, बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास दरुआ एक और है। क्या एक और है? W बराबर 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। चल m तो यहाँ भी चाहिएगा तुझे, ठीक है, मैं मास दे रहा हूँ तुझे 2 kg, मास कितना दे रहा हूँ 2 kg, ठीक है, चोली मास तुझे यहाँ भी दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट का मास दे, अगर ऑब्जेक्ट का मास दे तो डायरेक्ट समझ जाने कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख तू वहां से करेगा तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएगा, वहां से डिस्टेंस निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी, फिर एफ बराबर एम ए लगाओ तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएगा, हमारा वर्क निकल जाएगा। पर दिक्कत तो एक ही बात की कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में हमें सबसे मेजर जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए कि सर हम टाइम, हमें सबसे मेजर चीज क्या चाहिए? टाइम, कि सर हम टाइम को कैसे बचा पाए। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m की वैल्यू रखी 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, W बराबर 2 से 2 मर गया, 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, आंसर क्या आ गया? W बराबर हमारा 75 जूल। कितना आ गया? 75 जूल। क्लियर है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ लगेगा? ठीक है, जब तुम्हें मास वगैरह दिया तो तुम डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। क्लियर मेरी बात? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, ओके। इसका डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैंने तुम्हें डायरेक्टली लिखा दिया कि W बराबर हाफ m v फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब हम चलते आगे की तरफ। अब देख मेरी बात सुन, इसमें काम आता है, बहुत सारी चीजें काम आती है, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल आया, एक सवाल है, अच्छा सवाल कराता हूँ कि एक रोड है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है मेरे पास m मास का एक ब्लॉक है और ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। स्प्रिंग का उसने कांस्टेंट के दिया, उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। सवाल को हम अच्छे से समझेंगे, सवाल को अच्छे से समझेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कि यहाँ पर, मान लो कि इस हाथ पर एक स्प्रिंग लगी हुई और ये एक ब्लॉक है m मास का जो v वेलोसिटी से चल रहा है। अब ये इस स्प्रिंग से टकराएगा, जब ये इस स्प्रिंग से टकराएगा तो ये स्प्रिंग अंदर कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद वो एनर्जी अपने अंदर गेन करेगी और फिर उस ब्लॉक को धक्का देगी, यानी वो ब्लॉक वापस चलने लग जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि जब वो ब्लॉक मैक्सिमम उसको कंप्रेस कर देगा तब वो ब्लॉक रुकेगा? हाँ सर बिल्कुल रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। सर पहले वो x में चल रहा था तो अब वो -x में चलेगा। क्लियर है? यहां पर हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे समझना। यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप एनर्जी को बना सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी क्या? ऊर्जा को ना तो हम कभी उत्पन्न कर सकते हैं ना ही कभी नष्ट कर सकते, ठीक है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं, मान ले, तो इसका जो टोटल एनर्जी इनिशियल होगी वही टोटल एनर्जी फाइनल होगी। हाँ सर, टोटल एनर्जी इनिशियल होगी वही टोटल एनर्जी फाइनल होगी, ये बात हमें पता है। क्लियर है? यानी कि जो अब टोटल एनर्जी में क्या क्या आ सकता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या मैं कह सकता हूं इलास्टिसिटी, ठीक है, इनिशियल। क्लियर है? बराबर किसके होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक फाइनल, ठीक है। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ओनली बी कंजर्व्ड। अंतर क्या होता है? हो सकता है काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाए, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाए। क्लियर है? अब देख, इस पूरे सिस्टम के पास इनिशियल फेज में क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो हम पहले लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। क्या इस पूरे सिस्टम के पास कोई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है? सर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, बराबर। अब देख, दूसरा केस कहां पर लगा है सर? दूसरा केस कहां पर लगा? ऐसी जगह लगाओ जहां पर ऑब्जेक्ट रुक जाए। अगर इसी को मैं बदलू तो मान ले
कि ये स्प्रिंग इतनी मैक्सिमम होगी और ये ब्लॉक जाके इससे टकरा गया और ये धरती माता है, जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि सर अगर ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन बदली है यानी उसकी वेलोसिटी फॉर श्योर जीरो होगी, फॉर श्योर जीरो हुई होगी। मान ली कि मैंने इस पेन को ऊपर फेंका और ये नीचे आया, अब लग रहा है कि सर ये ऊपर गया और नीचे आ गया, लेकिन अगर हम धरती माता के रिस्पेक्ट में देखें तो ये पहले ऊपर गया फिर ऊपर रुका, हो सकता है मिली सेकंड के लिए रुका, लेकिन रुकेगा, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? तो जब वो पूरा उसको कंप्रेस कर देगा तब ब्लॉक फॉर सेकंड के लिए रुकेगा, उसी टाइम पर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। क्लियर है? बी पार्ट के लिए तो क्या, जब ये रुका तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, नहीं थी सर। क्यों? काइनेटिक एनर्जी थी तो हाफ mv स्क्वायर, लेकिन उस ब्लॉक की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या कोई ग्रेविटेशन है? नहीं है। इलास्टिक है? हाँ सर है। कितनी? हाफ kx स्क्वायर, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी सर हाफ mv स्क्वायर जो होगा वो हाफ kx स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है? हाँ सर क्लियर है। उसने हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम इलोंगेशन यानी x पूछा, तो हाफ से हाफ मर जाएगा, mv स्क्वायर बराबर kx स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन में k, तो x का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा यहाँ से, v इंटू अंडर रूट ऑफ m बाय k, v इंटू अंडर रूट ऑफ m बाय k। यहीं से अगर वो k पूछ ले तो k का फॉर्मूला क्या निकलता है, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, m इंटू, अब कभी कभी ये होगा कि तुमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लेगा, तो याद रखना k बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और 95% को तुमसे x पूछेगा तो v इंटू अंडर रूट m बाय k, v इंटू अंडर रूट m बाय k। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम एक दो सवाल, इसी का एक सवाल और करते हैं जो तुम्हारे पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम है। ठीक है, चलो सवाल करता हूं वाला। इस सवाल को अच्छे से समझना, कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, एक इनिशियल में लगा दो एक फाइनल में लगा दो, दोनों की टोटल एनर्जी को सबमर्ज कर दो। याद रखना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे हम अगला सवाल करते हैं उसमें जीरो नहीं देगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है वो भी, उसको भी अच्छे से देखेगा हम। ठीक है, चलो सवाल को समझो। जैसे 90% जनता समझ गई होगी। क्या ये एक झमेला उसने हमें दिया है, उसने बोला है कि जमीन से 10 मीटर ऊपर एक ब्लॉक है 2 kg का, जिसको रिलीज करा गया है। याद रखना रिलीज करा गया है, यहीं से हमें क्या आंसर आना चाहिए कि u बराबर जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो। क्लियर है? एक पॉइंट में लिख रहा हूं a यहां पर, और b वो वाला पॉइंट है जब ये इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट भी उसने हमें दिया होगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट उसने हमें दिया 4 न्यूटन बाय मीटर। कितना दिया? 4 न्यूटन बाय मीटर, ये k की वैल्यू है। ठीक है, सब मैक्सिमम सारी चीजें उसने हमें दी है। ठीक है, अब उसने बोला कि बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अगर इस पॉइंट को मैं देखूं a पॉइंट पर, कहां, अगर मैं केस a पर देखूं, अगर मैं केस a पर देखूं तो सर उसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, मैंने हमेशा बताई थी क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक इनिशियल। ये किसके बराबर होना चाहिए सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी फाइनल। क्लियर है? देख बहुत सारी चीजें जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम चीजें तुम्हारी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। जब ये छोड़ा गया, जब इसको छोड़ा गया तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि रिलीज करा गया। यहाँ पर तुम्हें हाफ m और क्या लगाना पड़ेगा, v स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और v की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। प्लस क्या इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है, mgh, mgh। क्या प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा। क्यों, फोर्स भी नीचे लग रहा है और वो चल भी नीचे रहा है, तो mgh हमारा, और एनर्जी वाली बात पॉजिटिव नेगेटिव से इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या इसके पास कोई इनिशियल में इलास्टिक एनर्जी है, नहीं है, जीरो। जब ये उससे टकरा जाएगा, टकराने के बाद तो सर वो ऑलरेडी रुका है, वो पूरे रास्ते चला, उससे हमें मतलब नहीं है सर। वो इनिशियली में छोड़ा गया था तो u जीरो था, तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले लिया, और जब वो पूरा टकरा के वापस पीछे आने लगेगा, हमने वो वाला केस लिया, उसी टाइम पर मैक्सिमम इलोंगेशन मिलेगा हमें। क्लियर है? तो उस टाइम पर भी हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो। क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, नहीं,
पर सर उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, और उस टाइम जब उसने स्प्रिंग को कंप्रेस करा तब वो ब्लॉक और स्प्रिंग एक ही केस है, तो स्प्रिंग के पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और वो किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी अब इस केस में हमारा जो mgh आया वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आया। हम वैल्यू रख देंगे, m उसने हमें दिया था 2, g होता है 10, हाइट उसने हमें दे रखी है 10 मीटर, हाइट इसीलिए दी थी कि तुम mgh लगा सको, बराबर 1/2, k की वैल्यू उसने हमें 4 दी और x स्क्वायर। क्लियर है, इससे मर जाएगा 2 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10 अपॉन में 2, ये 2 से 2 मर गया, x स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। क्लियर है, यानी वो मैक्सिमम उसको कितना कंप्रेस कर पाएगा, 10 मीटर तक कंप्रेस कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात, 10 मीटर तक कंप्रेस कर पाएगा। अब एक चीज और बताओ, सवाल ने पूछा कि कंप्रेस करने के बाद ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, बताओ। अगर सवाल तुमसे यहीं से पूछ रहे कि जब इसने कंप्रेस कर दिया उसके बाद ये कितने हाइट तक जाएगा, तो क्योंकि उसने एनर्जी लॉस नहीं दी है, क्योंकि उसने हमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया, यानी ये नहीं दिया कि वो कोलिजन कैसा हो रहा है, कोलिजन हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर में कोलिजन पढ़ेंगे, एक लेक्चर तुम्हारे पास सर्कुलर और कोलिजन का आएगा इसके बाद। तो जब तक वो कोलिजन का बोल ना दे, जब तक सवाल बोल ना दे बिल्कुल कि ये भी कंसीडर करो, तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करते। ना उसने फ्रिक्शन दिया तो लॉस तो कुछ होने से बचा, तो वो मैक्सिमम वापस कितनी हाइट तक जाएगा, 10 मीटर तक, यानी ऊपर चलता रहेगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल लाइफ दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। क्यों, दैनिक जीवन में फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो एनर्जी को लॉस करेगी, ब्लॉक चलेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, तो डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम सवाल से देखा जाए तो हमारा ये आंसर सही होगा कि वो वापस कितनी हाइट तक जाएगा बेटा, 10 मीटर तक ऊपर जाएगा। क्लियर मेरी बात, हाँ सर क्लियर, चलो ठीक है। यहां तक हमारा मान के चलो कि लगभग एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पावर। अब हम क्या पढ़ेंगे, पावर। वर्क खत्म, एनर्जी खत्म, अब हम क्या पढ़ेंगे, पावर, और पावर को भी आज हम खत्म करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। पावर की डेफिनेशन क्या, शक्तिमान। पावर मतलब क्या, शक्तिमान, ठीक है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप में ताकत कितनी है। अगर हम फिजिक्स के टर्म्स से देखें तो पावर का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी या कितने अच्छे से किसी काम को कर पा रहे हो, आप कितनी जल्दी या कितने अच्छे से किसी काम को कर पा रहे हो। क्लियर मेरी बात, कितने अच्छे से कितनी जल्दी आप किसी काम को कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, असल लिख सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी P बराबर dW बाय dt, dW बाय dt। या अगर डायरेक्टली लिखो तो P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और अगर छोटी क्वांटिटी मिल जाए तो P बराबर dW बाय dt। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, P बराबर dW बाय dt, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को याद रखना, अभी मैं P बराबर W अपॉन T ले रहा हूं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहां से अगर मैं पावर की यूनिट निकालू तो वर्क की यूनिट क्या आएगी, जूल, और टाइम की सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट। ये सवाल तुम्हारा IMU CET में आया था, IMU CET 2025 का पहला सवाल यही था कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वॉट के बराबर निकल। वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क पर एनर्जी में जो पावर आएगी उसकी यूनिट होती है 1 वॉट, और वॉट बराबर जूल अपॉन सेकंड होता है, जूल अपॉन सेकंड। क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट हो गई, ठीक है। अब एक बात बताऊं, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं P को dW बाय dt लिख दूं, dW बाय dt लिख दूं, क्लियर है। तो P को मैं d ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt लिख सकता हूं, असल लिख सकता हूं। फोर्स हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो फोर्स बाहर हो जाएगा, ds बाय dt। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। यानी पावर की एक और क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी अगर आपको फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में मिले और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में मिले, कुछ नहीं करना है, दोनों का डॉट करो, अपना आंसर आ जाएगा। दोनों का डॉट करो, अपना आंसर आ जाएगा। दोनों का डॉट करो, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, फोर्स और वेलोसिटी का वेक्टर, फोर्स और वेलोसिटी का आप डॉट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो हमने पावर के अभी कितने फॉर्मूले पढ़े, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये एक हमने एक और पढ़ा है, डी डब्ल्यू बाय डी टी से अगर हम वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख देंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है मेरी बात, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है,
चलो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देख पावर को आप डिफाइन कैसे करते हो, जैसे मान लो मैं तुम्हें केस बता रहा हूं, केस बता रहा हूं क्या, कि एक मैंने ए वो एक वर्क को W वर्क को 20 सेकंड में करता है, और वहीं पर एक मैंने बी वो W वर्क को 40 सेकंड में करता है। देख दोनों का काम क्या था, दोनों का काम क्या था, दोनों का काम एक ही था W, मतलब सवाल के हिसाब से उसका वर्क था W, तो W तो वो कंप्लीट कर रहा है। भाई मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें इस ब्लॉक को यहां से उठाना है और यहां ले जाके रखना है, क्या बोला, इस ब्लॉक को यहां से उठाना था और यहां ले जाके रखना था। सारे लोगों का काम यही था कि इस ब्लॉक को यहां से उठाना और वहां रखना, तो वर्क तो सब कंप्लीट करेंगे, चाहे मैं 10 मिनट में करूं या 1 घंटे में करूं, काम क्या था, इस ब्लॉक को उठा के वहां से यहां रखना। क्लियर है मेरी बात। लेकिन तो क्या, हाँ मतलब यही तो, वर्क तो सबने बराबर करा, तो हम कभी भी वर्क से पावर को डिफाइन नहीं कर सकते, वर्क से पावर को डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये देखेंगे कि कितने समय में आप उस वर्क को कर रहे हो, ठीक है, यानी कितने समय में आप उस वर्क को कर रहे हो। आपको जितना ज्यादा समय लगेगा आपकी पावर उतनी कम होगी, आपकी पावर उतनी कम होगी। क्लियर मेरी बात, आपको जितना ज्यादा समय लगेगा आपकी पावर उतनी कम होगी, ठीक है। जैसे मान लो हम एक सवाल करते हैं, क्या, कि a man A carries a block of mass m till height h in 5 seconds. Man B carries same block at height h in 20 seconds. Find the ratio of their power respectively. Find the ratio of their power respectively. क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर। देखो उसने बोला कि हमारे पास आदमी है झंडू बाम, इसके हाथ में हमने एक ब्लॉक दिया m मास का, ये इसको h हाइट तक ले जाता है कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में, पहला केस। वहीं पर हमारे पास एक दूसरा टाइगर बाम है, इसका नाम झंडू बाम है ए, और बी वाले का नाम हमने रखा झंडू बाम नहीं बल्कि टाइगर बाम, इसका नाम क्या रखा हमने, टाइगर बाम। क्लियर है। ये एक मैन है, इसने भी m मास के ब्लॉक्स को h हाइट तक ऊपर ले गया और इसको टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। इसकी पावर को अगर मैं P1 बोल दूं तो इसकी पावर को मैं P2 बोल दूंगा, ठीक है। P1 अगर मुझे निकालना है तो W अपॉन T लगाना पड़ेगा। W क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय W, P ऑफ A। सर उसने ब्लॉक को m मास के ब्लॉक को h हाइट तक ऊपर ले गया तो वर्क बराबर mgh लिखना पड़ेगा हमें, हाँ सर वही होगा। अपन में टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। P ऑफ B कितना हो जाएगा, काम तो उसने भी वही करा, m मास का ब्लॉक था और h हाइट तक ले गया था तो mgh, लेकिन सर समय कितना लग गया उसको, 20 सेकंड। सवाल ने हमसे बोला है कि PA अपॉन PB बताओ, तो PA कितना हो जाएगा mgh अपॉन में 5 और ये कितना हो जाएगा mgh अपॉन में 20। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। mgh से mgh मर जाएगा तो PA अपॉन PB तुम्हारा आ जाएगा 20/5, यानी PA अपॉन PB बराबर 4:1, यानी कि जो PA की ताकत है वो PB से 4 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो PA की ताकत अगर P है तो इसकी P/4 होगी, या इसकी अगर P है तो इसकी 4P होगी। क्लियर है, पीले पीले नहीं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। पावर तो यहां से अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि P1 अपॉन P2 बराबर W1 अपॉन W2 इंटू T2 अपॉन में T1, जहां पे T2 अपॉन T1 क्या है, टाइम है। क्लियर है मेरी बात, क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 बराबर W1 अपॉन W2 इंटू T2 अपॉन T1। मैक्सिमम टाइम तुम्हें दोनों के वर्ग क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अच्छा सर दोनों का टाइम क्या है, P1 अपॉन P2 बराबर W1 अपॉन W2 इंटू T2 अपॉन T1। क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्या, बिल्कुल आसान है, यही हमारी पावर होती है, ठीक है, यही हमारा पावर का आंसर होता है। क्लियर मेरी बात। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे, अब हम एक जेई मेंस का सवाल करेंगे, अच्छा ठीक है, पावर से सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहती है, हम सवाल करेंगे जेई मेंस का। देखो
मैं तुम्हें एक और बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार ये फिजिक्स वाले सर थोड़े ज्यादा लेवल का पढ़ाते हैं या जेई और नीट के सवाल कराते हैं, तो अगर कोई सवाल जेई और नीट में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत पॉसिबिलिटी की वो तुम्हारे पेपर में आ जाए। क्योंकि देखो, जब जेई कोई सवाल पूछता है तो उसको नीट रिपीट करता है, पता तुम्हें ये बात। जेई का सवाल डायरेक्टली उठ के 2-3 सवाल नीट में आते हैं, तो अगर कोई सवाल जेई और नीट में आ रहा है तो मैक्स पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम नहीं। अगर नीट यहाँ है तो हमारा IIM सीईटी यहाँ पर है, ठीक है, लगभग बराबर है। बस अंतर क्या है कि वहां पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तुम्हारे इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से उसके कंपैरिजन में कम आते हैं। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। बाकी मेरे ऊपर भरोसा रखो, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से सिलेक्शन होगा। यूट्यूब से तुम 50 में से 48-45 सवाल आराम से बनाओगे। इतना तो जो पेड बैचेस ले रहे हैं ना, वो भी नहीं पढ़ाते होगे, ठीक है। अगर तुम जाओ कंपेयर कर लो, जितनी भी कोचिंग है, खुला बोल रहा हूँ, जितनी भी कोचिंग है कंपेयर कर लो, अगर इस लेवल का पढ़ा रहा हो, इतने अच्छे सवाल करा रहा हो, तो बात है फिर। हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट इतना अच्छा दे रहे हैं जितना लोग पेड पर नहीं दे रहे। अगर बात को मानते हो तो कमेंट करना, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करा करो जल्दी। अच्छे से क्या कमेंट करोगे? कुछ भी अच्छी सी तहलका मचा दो, बिल्कुल तहलका ऑमलेट। सवाल अच्छे से, बस 5-10 मिनट की और बची, ठीक है। उसमें बोला बॉडी ऑफ मास m, a body of mass 1 kg, a body of mass 1 kg begins to move। देख सवाल अच्छा है ये, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि सवाल अच्छा नहीं है, लेकिन घबराना मत, सवाल बन जाएगा। अंडर द एक्शन ऑफ time dependent force, under the action of time dependent, under the action of time dependent force, F बराबर T of I प्लस 3T स्क्वायर J, ठीक है। फाइंड द पावर डेवलप्ड इन T बराबर 2 सेकेंड। बस इतना ही उस सवाल ने बोला था। ऑप्शन दे देता हूं मैं तुम्हें, 100 वॉट, 200 वॉट, 50 वॉट, और डी ऑप्शन है 96 वॉट। क्लियर है मेरी बात? देख, अब मैं बिल्कुल एज ए स्टूडेंट बात करूंगा, ठीक है, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट, नो टीचर, ओनली स्टूडेंट। सर हमने पावर पूछा उसमें, सर हमारे मार साहब ने हमें सिर्फ पावर के 2-3 ही फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और एक पढ़ाया था फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसके अलावा हमारे मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं हमें कोई पावर का फॉर्मूला। तो मास्टर तो अच्छा पढ़ाता है, मास्टर अगर अच्छा पढ़ाता तो ये सवाल उससे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। देख, इतना तो हमें समझ पड़ रहा है कि अगर उसने हमें फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाँ सर, ये अगर निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब देख, एक बात समझना, F बराबर क्या होता है? m। F बराबर क्या होता है? m। हाँ सर, तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बाय m। A बराबर क्या हो जाएगा? F बाय m। समझना मेरी बात अच्छे से, क्या कि F बराबर क्या होता है? ma होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बाय m। ठीक है, हाँ सर क्लियर। तो यहां से हमें m पता है 1 kg और F पता है, तो A निकल जाएगा। A कितना हो जाएगा? देख, F पता है हमें कितना? T ऑफ I प्लस 3T स्क्वायर ऑफ J, और अपॉन में 1 जिसका कोई मतलब नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या निकल गया? T ऑफ I प्लस 3T स्क्वायर ऑफ J। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। हाँ सर निकल गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने 1 डायमेंशन में एक चीज पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी कि सर dv अपॉन dt क्या होता है? a होता है। अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो dv को अगर मैं इधर ही रखूं तो a इंटू dt लिख सकता हूं। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt हो सकता है। कुल मिला के इसका मतलब क्या कि अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो, अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ सर क्लियर है। हमारे पास एक्सेलरेशन पता है, हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देते टी ऑफ आई प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt।
तो यहां से हमारी वेलोसिटी क्या निकल जाएगी, देख इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 इंटू जे कैप, ठीक है, यहाँ पर जे, क्लियर है। तो वेलोसिटी क्या निकल गई हमारी, टी स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आई प्लस टी क्यूब ऑफ जे। ये हमारा वेलोसिटी का एक आंसर निकल गया। मेन फंडा तो वेलोसिटी निकालना था, अब तो पावर निकालना बहुत आसान है, अब तो पावर निकालना हमारे पास बहुत आसान है। हाँ सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसने हमसे क्या पूछा था, T बराबर 2 सेकंड, तो पावर की आप एक इक्वेशन निकालो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। F कितना है हमारे पास, F उसने ऑलरेडी दिया हमें, क्या कि P बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, P बराबर फोर्स की वैल्यू कितनी है, T ऑफ आई प्लस 3T स्क्वायर ऑफ जे, आई का मल्टीप्लाई में करना है, और वेलोसिटी कितनी निकल गई हमारी, टी स्क्वायर बाई 2 ऑफ आई प्लस टी क्यूब ऑफ जे, क्लियर है। तो पावर कितनी निकल गई देख, आई का आई में आई इंटू आई वन हो जाएगा, टी इंटू टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, कितना हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर 5, 3 इंटू, क्योंकि 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब कितना हो जाएगा, टी की पावर 5 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी रख दो, 2 रख दो, तो पावर कितनी आ गई हमारी, टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 टी की पावर 5। तो पावर का जो भी यहाँ टी की वैल्यू रख दो 2, ठीक है। ये जो सवाल हो गया सवाल यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करो, पावर में टी की वैल्यू रख दो 2, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप मिला सकते हो, ऑप्शन आप मिला सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते अपन आएंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये टी है, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व कर देता हूँ भले में, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो सॉल्व कर लेते। तो 2 का क्यूब अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 5, सॉल्व कर लेते हम। 2 का क्यूब 8/2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 4 8 16 और 32 इंटू 32। पी बराबर कितना आ गया देख, इससे मर जाएगा 4 बार, ठीक है। 3 इंटू 32, 3 इंटू 2 6 और 96 प्लस 4, तो पावर कितना आ गया 100 वॉट, पावर कितना आ गया 100 वॉट। आसान सवाल है, आसान सवाल है, घबराना नहीं है। देख अब मुझे कैसे पता चला कि सर F बराबर m करना है, क्योंकि उसने हमें मास दिया था और फोर्स दिया था, तो F बराबर m होता है। हमने वहां से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी निकाल ली, फोर्स ऑलरेडी पता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी का वेक्टर करा, जो इक्वेशन बनी उसमें t बराबर 2 पर रख दिया, बात खत्म। आंसर कितना आ गया हमारा 100 वॉट, आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया हमारा 100 वॉट, आंसर आ गया, क्लियर है। चलो अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल बेसिक लास्ट सवाल है इसका, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, उसने बोला कि एक मोटर 10 मीटर गहरे वेल से, वेल यानी कुएं, 10 मीटर ऊपर रखी हुई टंकी, पानी की टंकी भरा गई है, कृपया मोटर बंद कर दे। मोटर का सवाल, एक मोटर 10 मीटर गहरे वेल से 10 मीटर ऊपर रखी हुई टंकी को फिल करती है। अगर 5000 लीटर की टंकी को फिल होने में 2 आवर्स लगते, फाइंड पावर। फाइंड पावर ऑफ मोटर, क्लियर है मेरी बात, हाँ सर क्लियर है। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले सर हम एक बार डायग्राम बना लेते ताकि हमें समझ में आ जाए। ये हमारी धरती माता है, यहाँ पर हमने एक कुआं खोद रखा है जिसकी हाइट उसने हमें 10 मीटर दी है। यहाँ पर हमने एक घर बना रखा है, अच्छा था खेत तो बढ़िया, मत जब जीवन से हार दो बेटा तो यही करना है आप लोगों को, जीवन ओ कुएं के ऊपर ही घर बना लिया, कोई बात नहीं। सिलेक्ट होता है, टन 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 टन, कुआं खिसक गया। ये भी सिलेक्ट तो नहीं होता है, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, शुई शुई शुई, थोड़ा ज्यादा उधर चले गया, शुई शुई, हाँ पूरा 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 पूरा, मजा आ रहा है इसमें, पता हमें मजा आ रहा है, टन 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 टन, ऐसा बनाया उसने, क्लियर है। अब उसने बोला कि यहाँ पर एक मोटर रखी है हमने, यहाँ पर एक मोटर रखी है, ये यहाँ से पानी को खींच के यहाँ पर एक टंकी रखी है हमने, और वहां पर उस टंकी को भरती है, ठीक है।
टंकी जमीन से 10 मीटर ऊपर रखिए और कुआं 10 मीटर गहरा है। कुआं कितने मीटर गहरा है, फंस गया था, वो डायग्राम ही बनाते रह रहे थे। कुआं हमारा 10 मीटर गहरा है, क्लियर मेरी बात, कुआं हमारा 10 मीटर गहरा है, ठीक है। उसने बोला कि ये जो टंकी की कैपेसिटी है ये 5000 लीटर है और टाइम कितना लग रहा है इसको, 2 आवर्स। हमें तो पावर का एक ही फॉर्मूला पता है सर, P बराबर W/T होता है, ठीक है। अब देख, पानी 1 लीटर और 1 kg सेम होता है, किसके केस में, पानी के केस में, किसके केस में, पानी के केस में। तो अगर वो 5000 लीटर पानी ले जा रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ वाटर 5000 kg होगा। मास कितना होगा, 5000 kg होगा, जी तो जी होता है, और एच कितना होगा, 20 मीटर। 20 क्यों, देखो उस मोटर को कितना काम करना पड़ा, मोटर को पहले यहां भी पहुंचाना और यहां भी पहुंचाना, ठीक है। तो पावर में हम वर्क की जगह क्या लिख देंगे, mgh अपन में टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। ये अपना आंसर आ गया। P बराबर m कितना है, 5000, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 20, 2 आवर लग रहा है 2, लेकिन क्योंकि हमें टाइम सेकंड में चाहिए, किसमें चाहिए, सेकंड में, तो एक बार 60 का मल्टीप्लाई करा और एक बार वो 60 का मल्टीप्लाई करा, 2 से मारा 10 बार, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, आंसर क्या आ गया हमारा, P बराबर 5000 अपॉन में 6 इंटू 6, मार दो, 2 से मार दो 2500, तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको मार दो तो 1250/9, तो पावर क्या निकल गई हमारी, 1250/9। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो 9 से मर जाएगा, 9 1 9, 3 उधर गया, 9 18 27 36, तो 3 और फिर उधर गया 8 80, तो 13.8 नहीं 138, तो कितना, लगभग 138 जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पावर की यूनिट क्या आ गई, 1250/9 वॉट, 1250/, अब इसको मारा गुटी कर लेना, अपना अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर मेरी बात। आसान सवाल है, हाँ सर आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ नहीं करा हमने, mgh रखा, हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। याद रखना कि जो अब मोटर हॉर्स पावर भी यूनिट होती है किसकी, पावर की। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है, क्लियर है। तो अगर वो आंसर यहां से तुमसे वॉट में पूछ ले, इसको डिवाइड कर देना 746 से, तो आंसर किसमें आ जाएगा, हॉर्स पावर में आ जाएगा, ठीक है। जनरली जो हमारी मोटर्स आती है ना, वो हॉर्स पावर में आती है, किसमें, जैसे टिल्लू मोटर देखी जो घर में हमारे पानी के लिए लगती है, 1 हाथ की मोटर है, सुनना अपने पिताजी के मुंह से सुना होगा, 1 हाथ की मोटर है, ठीक है, 2 हाथ की मोटर है, 3 हाथ की मोटर है, तो वहां से हमारा काम हो जाता है, क्लियर है मेरी बात। चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है, ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है, क्लियर मेरी बात। वर्क पावर एनर्जी के 2 लेक्चर डले, वर्क उसमें पढ़ा था और पावर और एनर्जी हमने इसमें पढ़ लिया। अगला चैप्टर चालू करूंगा मैं, इससे पहले तुम्हें एक लेक्चर मिलेगा, मतलब इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा सर्कुलर, एक ही लेक्चर मिलेगा सर्कुलर और कोलिजन का, बहुत आसान है कोलिजन। सर्कुलर भी बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, सर्कुलर से सवाल जो आएगा वो उतने बेसिक में से बन जाएगा, ठीक है, भयंकर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें रोटेशन पढ़ना है ग्रेविटेशन के बाद, ठीक है। ये अभी हम सर्कुलर स्किप करते हैं, ठीक है, अभी हम सर्कुलर स्किप करते हैं, रोटेशन में सर्कुलर पढ़ेंगे, वहां पर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कुलर पढ़ोगे तो फ्रिक्शन वाला एक केस बचता है, ठीक है, कीड़ा चढ़ने वाला केस, वो भी मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, घबराओ मत, पेपर में सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में, अपन अगला ग्रेविटेशन चालू करेंगे। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट और बड़ा है, ठीक है ना, तो पेपर में सवाल आएगा वहां से, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना काफी, और सुनो कमेंट, ठीक है।